हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, मैं अभिनव सिंह आप सभी का एग्जाम काट लाइव यूट्यूब चैनल और एप्लीकेशन पर तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए एसएससी जीडी की प्रैक्टिस सेट 6। अभी तक मैंने 5 मॉक टेस्ट आपको करवा दिए हैं हमारी अग्रवाल पब्लिकेशन की बुक से, जो कि अभी तक इंडिया की बेस्ट सेलिंग बुक है एसएससी जीडी के मामले में। इस बुक से मैंने 5 प्रैक्टिस सेट आपको करवा दिए हैं और छठा प्रैक्टिस सेट आज मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं। और अगर अभी तक आपने 5 सेट नहीं देखे हैं तो हमारे एग्जाम काट लाइव यूट्यूब चैनल पर जाकर आप सारे सेट्स देख सकते हैं और बाकी के सब्जेक्ट्स की भी क्लास देख सकते हैं। अगर आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम चैनल है एग्जाम काट लाइव टेलीग्राम, यही नाम इसी नाम से है। यहाँ आपको पीडीएफ और अन्य जानकारियां भी मिलती रहेंगी। तो आइए शुरू करते हैं आज का बहुत ही अद्भुत और शानदार सेशन एसएससी जीडी प्रैक्टिस सेट 6 का। एसएससी जीडी प्रैक्टिस सेट 6। देखिए, ये है आपका पहला सवाल। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन है 3,000 रुपए का 4.1/5% वार्षिक दर पर 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज क्या होगा। साधारण ब्याज क्या होता है? एसआई बराबर होता है, साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है एसआई बराबर PRT अपॉन 100, जहां P आपका प्रिंसिपल है। आप देखिए P की वैल्यू दी हुई है 3000 और R की वैल्यू सोल्व करेंगे इसको 5 के 20 एक 21, तो ये 21/5 आ जाएगा नीचे, और नीचे 100 भी है आपका पहले से, और टाइम की वैल्यू 2 साल है। और देखिए ये सवाल खत्म हो चुका है, क्वेश्चन इज फिनिश्ड। यहाँ 3000 है, मैंने 300 लिया है। देखिए 2 0 से 2 0 मैं कैंसिल कर देता हूँ, ये 2 0 से 2 0 खत्म हो गए, 5 से ये खत्म हो गया 6 बार में, और 6 × 2 12 और 12 × 21, यही है सही जवाब। यूनिट डिजिट 2 होना चाहिए, यूनिट डिजिट 2 एक ही ऑप्शन में है तो क्यों गुणा करना, क्या टेंशन लेनी फिर, जब यूनिट डिजिट सही आंसर पता चल गया। तो राइट आंसर कौन सा है? ए सही जवाब है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है, एक नाविक धारा की दिशा में 8 किलोमीटर 40 मिनट में चला जाता है और 1 घंटे में वापस लौट कर आ जाता है। तो कहता है उस धारा की गति क्या होगी। सबसे पहले ये समझिएगा कि धारा की गति होती क्या है। धारा की गति का फॉर्मूला, ये नाव धारा का सवाल है, ये फॉर्मूला होता है डाउन स्ट्रीम की स्पीड माइनस अप स्ट्रीम की स्पीड अपॉन 2। तो ये होती है धारा की स्पीड। अब डाउन स्ट्रीम की स्पीड कैसे निकालते हैं? तो देखिए सवाल में क्लियर कट कहा है डी मतलब डिस्टेंस मत समझिएगा, मैं डाउन स्ट्रीम यानी धारा की दिशा में नाव की चाल कैलकुलेट कर रहा हूं। ये बराबर होता है टोटल कितनी दूरी तय की। तो देखिए धारा की दिशा में हमने 8 किलोमीटर की दूरी तय की, कितने समय में? 40 मिनट में। बेटा टाइम मिनट में नहीं लिखेंगे, किलोमीटर प्रति घंटा बनाने के लिए, किलोमीटर तो है, इसको घंटा बदलने के लिए 60 से हम भाग देंगे। 8 काट लेगा 5 बार में, 5 60 को काटेगा 12, ये ऊपर चला जाएगा, आंसर होगा 12 किलोमीटर पर आवर। ये हमें डाउन स्ट्रीम स्पीड पता चल गई। ऐसे ही हम अप स्ट्रीम स्पीड भी निकाल सकते हैं। अप स्ट्रीम स्पीड क्या होगी? तो वो कहता है वो वापस लौट कर 1 घंटे में आ जाता है। अगर मैं किसी दूरी पर गया 8 किलोमीटर, वापस लौट कर आ गया, यानी आज भी मैं 8 ही किलोमीटर चल रहा हूं, कितने समय में? 1 घंटे में। तो भैया इसकी चाल कितनी होगी? 8 किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहां मान पुट कर दीजिए, ये 12 है, ये 8 है, 12 में से 8 गया 4, 4/2 2, यानी धारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। अगर धारा की चाल पूछी जाए तो 2 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर आपसे शांत जल में नाव की चाल पूछ दी जाए, अगर आपसे शांत जल में नाव की चाल यानी बोट की चाल अगर पूछ दी जाए तो वो होता है d + u अपॉन 2। तो देखिए इसका मान होगा 12 8 20, 20/2 10। तो 10 हमारा यहाँ उत्तर नहीं है क्योंकि हमसे धारा की चाल पूछी जा रही, यहाँ तो 2 ही है, लेकिन अगर नाव की चाल पूछी जाती तो 10 सही जवाब होता। मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्या है ये सवाल। क्वेश्चन कह रहा है 3.67 का स्क्वायर है माइनस 2.52 का भैया स्क्वायर है और अपॉन नीचे लिखा हुआ इसी का सम 3.67
अब प्लस 2.52। क्या आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अगर हम इनका प्लस करेंगे तो यहां भी प्लस लिखा हुआ दोनों कट जाएंगे, यानी ऊपर बस माइनस वाला पार्ट आएगा। 3.67 माइनस 2.52 और आंसर आ जाएगा 7 माइनस 2 5, 6 माइनस 5 1, 3 में से 2 गया 1, यानी 1.15। 1.15 ऑप्शन ए में है, तो ए ही हमारा सही जवाब होगा। आगे बढ़िए, अगला सवाल कहता है एक साइकिल के पहिए का व्यास 1.4 मीटर है। इस साइकिल द्वारा एक पहिए के 300 चक्कर पूरे होने पर कितनी दूरी तय करेगी? मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। जब कोई पहिया एक चक्कर लगाता है, तो एक चक्कर में जो तय की गई दूरी होती है, एक चक्कर में, एक रिवॉल्यूशन में जो दूरी तय की जाती है वो होती है 44/7 आर, यानी वृत्त की परिधि, जिसे आप 2 पाई आर भी कहते हैं। ये एक चक्कर में तय की गई दूरी है। अगर मैं यहां 300 चक्कर लगवाऊं, एक के जगह पर 300 चक्कर अगर मैं कह दूं, तो ये दूरी कितनी हो जाएगी? यहां 300 गुना कर देंगे, बस खत्म, क्वेश्चन खत्म। आर की वैल्यू दी हुई है, देखिए आर का मान कितना दिया हुआ, रेडियस कहता है, व्यास कहता है 1.4 है। अगर व्यास 1.4 है तो मुझे बताइए कि उसकी रेडियस कितनी हो जाएगी? 0.7। 0.7 हो जाएगी रेडियस, 0.7। दशमलव हटाएंगे, नीचे 10 आएगा, 1 0 खत्म, 7 से 7 खत्म हो जाएगा, और 44 दिया 132, 1320। 1320 कहाँ है? 1320। 1320 हमारा सही जवाब हो जाएगा, ये होगा सही जवाब। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक बेलन का आयतन 4400 घन सेंटीमीटर है, घन सेंटीमीटर, और व्यास है 20 सेंटीमीटर, तो उसकी लंबाई क्या होगी? एक्चुअली लंबाई नहीं है, ऊंचाई पूछना चाह रहा है। देखिए बेलन, इस प्रकार की आकृति को बेलन कहते हैं। ये है आपका बेलन, ये है आपका सिलेंडर, जहां ये इसकी रेडियस होती है, ये इसकी हाइट होती है। इसका आपसे कहता है व्यास 20 है। व्यास मतलब ये पूरी वाली रेखा होती है, अगर पूरी 20 है तो रेडियस आधी कितनी होगी? 10 सेंटीमीटर। एच हमसे पूछा जा रहा और इसका आयतन दिया हुआ है। बेलन का जो आयतन होता है, वॉल्यूम होता है, वो होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, जहां पाई की वैल्यू हम लिखते हैं 22/7 पाई आर स्क्वायर, आर पता है 10 का स्क्वायर 100 इंटू एच, और इसी की वैल्यू बताइए उसने 4400। बताइए कितना ही आसान सवाल हो गया। अगर मैं यहां काटपिट कर लूं तो 2200 4400 को 2 बार में काटेगा, 7 उधर जाएगा, एच का मान होगा 7 दूनी 14, 14 सही जवाब हो जाएगा, 14 सही जवाब होगा। आई होप कि आपको समझ में बहुत अच्छे से आ रहा होगा, और आप जब लास्ट तक वीडियो को देखें तो जरूर बताएं कि आपने कितने स्कोर कर लिए। साथ साथ आप ये भी किया करें कि पहले वीडियो को, जब भी मैं कोई सवाल लाता हूं, वीडियो को पॉज कर लें, पहले खुद बनाएं और उसके बाद मेरा सॉल्यूशन देखें। ये एक्चुअल एनालिसिस होता है, बहुत फायदा करेगा आपको। कहता है 2 घंटे 2 मिनट 2 सेकंड का 1 घंटे 1 मिनट 1 सेकंड से अनुपात क्या होगा? मुझे बताइए, यहां लिखा हुआ 2 घंटे 2 मिनट और 2 सेकंड, और नीचे लिखा हुआ 1 घंटे 1 मिनट और 1 सेकंड। मैं देखता हूं जनरली ऐसे सवाल में बच्चा क्या करता है, मिनट सेकंड को यूनिट सेम करने लग जाता है। जरूरत नहीं है। अगर मैं 2 कॉमन निकाल लूं यहां से, अगर मैं हर जगह से 2 निकाल लूं, हर जगह से 2 निकाल लूं, तो यहां बच क्या जाएगा? यहां बचेगा 1 घंटा 1 मिनट 1 सेकंड, और 2 सब में कॉमन आ गया। देखिए इससे ये खत्म हो गया। आंसर जो होगा, 2 कॉमन आ चुका है, तो आंसर जो होगा वो होगा 2:1। तो 2:1 कहां है? 2 का मतलब ही है 2:1, यानी ऑप्शन डी सही जवाब है। डी सही जवाब होगा इस सवाल का। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है एक विक्रेता 10% की छूट देने के बाद भी 20% का लाभ कमाता है। यदि टीवी सेट पर लाभ की राशि 750 हो तो टीवी सेट का अंकित मूल्य क्या? लाभ दिया हुआ, अंकित मूल्य पूछा जा रहा, और लाभ प्रतिशत भी दिया है, छूट प्रतिशत भी दिया है। देखिए ऐसे सवाल को कैसे सोल्व करते हैं, बड़ा प्यार से सुनिएगा मेरी बात को, कि जो आपकी प्रॉफिट है वो सी, एक्चुअल 3 प्राइस होते हैं, एक होता है सीपी, एक होता है एमपी, एक होता है एसपी।
ये जो 10% छूट है, छूट मार्क प्राइस पर दिया जाता है। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होती है, यानी हम कह सकते हैं 10 पर 1 की छूट यानी 9 पर ये इसे बेच रहा होगा। फिर जो लाभ की वैल्यू है 20% है, 20% का भिन्न मान 1/5 होता है। हम ये कह सकते हैं कॉस्ट प्राइस, लाभ हमेशा कॉस्ट प्राइस पर होता है। 5 की चीज 1 लाभ पर बिकी यानी 6 पर बिकी। अब गौर से देखिए, जो सेलिंग प्राइस है वहां 2-2 मान आ चुके हैं। कैसे आ सकते हैं 2-2 मान? एक सवाल में एक ही सेलिंग प्राइस होना चाहिए, तो इससे सेम होना पड़ेगा। कैसे सेम करेंगे? तो यहां हम 2 गुना कर दे, 9 6 का एलसीएम 18 होता है और एलसीएम से ही सेम करते हैं। यहाँ 2 गुना करेंगे, यहां भी 2 आ जाएगा। यहाँ 3 गुना करेंगे 18, यहां भी 3 आएगा। देखिए हमें सीपी एमपी एसपी सब पता चल गया कि सीपी 15 है, एमपी 20 है और आपकी एसपी कितनी है? 18 है। एसपी की वैल्यू कितनी है? 18। अब देख लीजिए कि वो क्या कह रहा है। वो कह रहा है कि यदि आपकी लाभ 750 हो तो टीवी का अंकित मूल्य बताएं। मुझे बताइए लाभ कैसे? 15 की चीज अगर 18 पर बिकी तो प्रॉफिट कितना आएगा? हमारे अकॉर्डिंग प्रॉफिट कितना आएगा? 3। वो कहता है 3 नहीं है, ये जो 3 आपने लिखा इसकी वैल्यू है 750। 3 की वैल्यू 750 तो 1 का मान 250 होगा। अगर 1 का मान 250 है तो वो कह रहा है मार्क प्राइस बताए, और मार्क प्राइस कितना है? 20। तो 20 की वैल्यू क्या होगी? यानी एमपी जिसे हम 20 कह रखे हैं, तो 20 × 25 आंसर कितना होगा? तो आंसर हो जाएगा आपका यहाँ 250 आएगा, 25 नहीं 250। तो 250 गुना करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 5000। तो 5000 सही जवाब, 5000 राइट आंसर। बड़ा ही प्यारा सा सवाल है, हर एग्जाम में आता है ये क्वेश्चन, श्योर शॉर्ट है, आता ही आता है, तो ये ध्यान रखिएगा। अगला सवाल कहता है एक पति पत्नी की औसत आयु उनके विवाह के समय 23 वर्ष थी। 5 वर्ष बाद उनका 1 वर्ष का बच्चा था। अब परिवार की औसत आयु क्या? विवाह के समय 23 साल है, आज 5 साल गुजर गए हैं, तो आज उनकी औसत, 2 लोगों की औसत, 2 लोग हैं पति और पत्नी, तो 2 लोग की औसत उम्र कितनी हो जाएगी? पहले 23 साल थी, 5 साल गुजर गए, तो 23 5 28 साल। लेकिन आज उनका एक बच्चा भी है जिनकी उम्र कितनी है? 1 साल है। तो सबसे पहले ये निकाल लेते हैं परिवार के लोगों की टोटल उम्र कितनी है, क्योंकि औसत होता है टोटल बटे संख्या। अब 2 लोगों का 28 है, औसत होता है हर किसी का मान। अगर 1 लोग का 28 तो 2 लोगों का कितना होगा? 56। तो 56 वैल्यू पति पत्नी मिलाकर होगी और 1 होगा बच्चा, यानी टोटल 57 साल के होंगे पूरे परिवार के लोग, और 3 लोग हैं तो 3 से डिवाइड करेंगे यानी 19 साल। इनका औसत जो होगा वो 19 साल होगा, तो 19 साल राइट आंसर है, बी सही जवाब। अगला सवाल, 8 बच्चे और 12 आदमी किसी कार्य को 9 दिन में पूरा करते हैं। प्रत्येक बच्चे को कार्य पूरा करने में आदमी की तुलना में दुगना समय लगता है, तो 12 आदमी उसी कार्य को कितने समय में पूरा करेंगे? टाइम एंड वर्क का सवाल है। ऐसे सवाल में आपको क्षमता चाहिए और वर्क चाहिए, सवाल खत्म हो जाएगा। क्षमता कैसे पता चल रहा है वो देखिए। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? क्वेश्चन कहता है कि आदमी की तुलना में दुगना समय बच्चा लेता है। जो बच्चा है, बॉय है, वो आदमी की तुलना में दुगना समय लेता है। अगर ये 1 समय लेगा तो ये 2 समय लेता है, और समय का उल्टा होता है क्षमता, यानी अगर ये 1 2 है तो ये 2 और 1 होगा, यानी पुरुष की क्षमता 2 होगी, आदमी की क्षमता 1 होगी। क्षमता मतलब 1 दिन का किया गया काम। अब बताइए कि ये सवाल में कहता है कि 8 बच्चे और 12 आदमी हैं, यानी 12 आदमी और 8 बच्चे मिलकर काम करते हैं। 1 आदमी 2 काम करता है तो 12 आदमी 12 दूना 24 काम करेंगे 1 दिन में। 1 बच्चा 1 काम करता है तो 8 बच्चे 8 काम करेंगे, तो 24 और 8 32 काम करेंगे 1 दिन में। 32 काम पर डे कर रहे होंगे। ये कहता है ये 9 दिन ले लेते हैं काम समाप्त करने के लिए, तो वर्क कितना हो जाएगा? 32 × 9, ये वर्क आ गया। ये वर्क की वैल्यू हमें पता चल गई। अब देखिए वर्क पता है, क्षमता पता है, सवाल में कुछ भी नहीं रहता है। क्वेश्चन कह रहा है 12 आदमी कितना समय लेंगे? 12 आदमी का समय बराबर होता है वर्क अपॉन क्षमता। वर्क पता चल गया है 32 × 9, और 12 आदमी की क्षमता, 1 आदमी 2 काम करते हैं तो 12 आदमी कितने करेंगे? 24 काम। देखिए ये कट रहा, 8 चौक के 32, 8 तिया 24 और 3 9 को 3 बार में, तो 4 तिया 12, यानी 12 दिन में ये इस काम को कर रहे होंगे। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा।
बहुत आसान होता है। टाइम एंड वर्क के जो सवाल होते हैं वो एक्सट्रीमली इजी होते हैं, आप बहुत आसानी से सोल्व कर सकते हैं सवाल को। अगला सवाल, क्वेश्चन कह रहा है यदि x और y एक परिमेय संख्या है और 5 प्लस रूट 11 बटा 3 माइनस 2 रूट 11 बराबर है x प्लस वाई रूट 11, तो x और y का मान क्या होगा। देखिए ऐसे जो सवाल होते हैं वो बेसिकली परिमेयकरण पर बेस्ड होते हैं। आप इनका परिमेयकरण कीजिए। लेफ्ट हैंड साइड का कैसे समझा परिमेयकरण, राइट हैंड साइड में देखिए डिनोमिनेटर नहीं है, डिनोमिनेटर को हटाने की प्रक्रिया को ही परिमेयकरण हम कहते हैं। तो इसको कैसे हटाते हैं ये सुनिएगा। ये 5 प्लस रूट 11 है, अगर आप नीचे वाली संख्या का साइन बदल लें, 3 माइनस 2 रूट 11 है, इसे 3 प्लस 2 रूट 11 कर लें और इसके स्क्वायर का अंतर 3 का स्क्वायर 9 और इसका 2 की 4 और 11 रूट 11 का 11, तो 11 चौके 44 घटा लें तो देखिए यही सवाल बनकर सॉल्व होकर आ जाएगा। अब 9 में से 44 घटाएंगे तो माइनस 35 आएगा, यानी नीचे 35 आना चाहिए x में भी और y में भी, क्योंकि यही बराबर है x प्लस वाई रूट 11। तो नीचे 35 कहाँ, पहले उसको टिक कर लीजिए। तो 35 एक ही ऑप्शन में है तो सी सही जवाब हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि एक ही ऑप्शन में है तो क्या दिमाग लगाना हमें। बाकी हम सवाल को सोल्व करते हैं। इसको सोल्व करेंगे, 5 को 3 से गुना करेंगे 15 बन जाएगा, 5 को इससे गुना करेंगे तो 5 दूनी 10 रूट 11 बन जाएगा, रूट 11 को 3 से गुना करेंगे तो ये 3 रूट 11 बन जाएगा और रूट 11 को इससे गुना करेंगे तो रूट 11 11 11 दूनी 22 बन जाएगा और नीचे आ जाएगी कितनी, माइनस 35। अब आप इसे सोल्व कर सकते हैं। परिमेय संख्या को बिना रूट वाले को एक साथ लिख लीजिए, रूट वाले को एक साथ लिख लीजिए। 22 और 15 अगर हम जोड़ें तो ये बन जाएगा 37 और 35 से भाग देंगे तो माइनस 37 बटे 35 और 10 और 3 ये 13, तो 13 रूट 11 बन जाएगा। ये माइनस 35 से भाग देंगे तो माइनस यहाँ भी 35 आएगा। अब देखिए इसी की वैल्यू लिखी हुई है x प्लस वाई रूट 11। आप इसे कंपेयर करेंगे तो आपको x की वैल्यू दिख रही होगी, एकदम गौर से देखिएगा। जो x का मान है वो यहां दिखाई दे रहा होगा और देखिए जो y का मान है, y के बगल में रूट 11 है तो देखिए रूट 11 के बगल में लिखा माइनस 13 बटे 35, तो ये सही जवाब होगा माइनस 37 बटे 35 माइनस 13 बटे 35, जिसको हम पहले ही सोल्व कर चुके थे ऑप्शन की मदद से। अगला सवाल कह रहा है a बराबर b का 2/3 है, b बराबर c का 4/5 है, तो a b c का अनुपात क्या होगा। देखिए ऐसे सवाल को आपको सोल्व ऐसे करना इस तरीके से, जो a के सामने दिखाई दे रहा है वो a का मान है, यानी a का मान 2 है और b के नीचे जो दिखाई दे रहा है वो b का मान 3 होगा। फिर देखिए जो b के सामने दिखाई दे रहा है वो b का मान 4 है और जो c के नीचे दिखाई दे रहा है वो c का मान 5 है। ये रेशियो मान पता है। अब बताइए b के सामने 2 मान है तो इस दोनों को सेम करना होगा हमें। कैसे सेम कर सकते हैं हम, तो हम यहाँ 4 गुना कर दें, यहाँ 4 तो यहाँ भी 4 और यहाँ 3 गुना कर दें तो यहाँ 3 तो यहाँ भी 3, ये बन जाएगा 8, ये बन जाएगा 12 और ये बन जाएगा 5 तिया 15। तो 8 12 15 इस सवाल का सही जवाब होगा। 8 12 15 ऑप्शन डी में, डी राइट आंसर। इस सवाल को सोल्व करने का और एक तरीका है, वहां से भी आप सोल्व कर सकते हैं ऑप्शन की मदद से। कैसे सोल्व कर सकते हैं आप ऑप्शन की मदद से, वो सुनिएगा। आप इस क्वेश्चन को ऑप्शन की मदद से बड़े ही प्यार से सोल्व कर सकते हैं। कैसे, वो देखिए। आप जरा देखिए यहाँ a अनुपात b की वैल्यू कितनी है, a अनुपात b की वैल्यू है 2:3। तो आप पकड़िए कौन सा ऑप्शन है जहां a और b 2:3 बैठ रहे हैं। अगर मैं इसकी बात करूं 12 और 8 का अनुपात, अगर मैं 12 और 8, ये a है ये b है, तो इसका अनुपात 3:2 बैठेगा, जबकि हमें 2:3 चाहिए, तो ये गलत हो गया। इसका अनुपात अगर हम लोग निकालें तो ये बन जाएगा 2 और 3, तो ये हो सकता है उत्तर। आगे इसका अनुपात निकाले तो ये 3:2 आ रहा है, ये नहीं हो सकता। इसका अनुपात निकाले तो ये 2:3 आ रहा है, ये भी हो सकता है। यानी 2 ऑप्शन हो सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। बी सी का मान 4 5 है, देखते हैं 4 5 कहां आ रहा है। अब ए और बी को चेक मत कीजिए, ये सी और डी में फंसे, इस दोनों को चेक करेंगे। 4 और 5 इसको काटेंगे तो 3 5 15, 3 चौके 12, ये तो 5 4 आ रहा है, जबकि 4 5 आना चाहिए, ये गलत हो गया। यहीं पर ये बात बनेगी, काटेंगे 3 चौके 12, 3 5 15, 4 5, यानी ऑप्शन डी राइट आंसर। तो ऑप्शन से जाना भी बहुत सरल हो जाता है ऐसा सवाल।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा ए बी और सी मिलकर 150 रुपया प्रतिदिन कमाते हैं, जबकि ए और सी मिलकर 94 रुपया कमाते हैं, जबकि बी और सी 76 कमाते हैं, तो सी की प्रतिदिन की कमाई क्या? गौर से देखिएगा बिल्कुल सवाल को, बहुत ही आसान सा सवाल है। ए प्लस बी प्लस सी ये तीनों मिलकर 150 रुपया पर डे कमाते हैं, जिसमें ए और सी जो हैं वो भाई साहब कमा रहे हैं 94। अगर यही 94 कमा रहे हैं तो 150 बनाने के लिए 56 रुपया बी को कमाना पड़ेगा, और बी और सी मिलकर 76 कमा रहे हैं, तो 76 में 56 यही है, तो सी की वैल्यू 20 होनी पड़ेगी, यानी सी को 20 रुपया कमाना पड़ेगा। कितना ही सरल है ना? आसान, कितना आसान सवाल है। अगला सवाल, एक ठोस गोले को गलाया जाता है, यानी पिघलाया जाता है ठोस गोले को, और ठोस गोले को पिघलाकर एक लंब वृत्ताकार शंकु में ढाला जाता है, जिसकी आधार की त्रिज्या गोले की त्रिज्या के बराबर है। तो इस प्रकार बनाए गए शंकु की ऊंचाई और त्रिज्या का अनुपात क्या होगा? देखिए, जब किसी पदार्थ को पिघलाकर दूसरा पदार्थ बनाते हैं तो दोनों के आयतन आपस में बराबर हो जाते हैं। तो यानी जैसे हम ठोस गोले को पिघला रहे हैं तो ठोस गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ये बराबर हो जाएगा। हम बना क्या रहे हैं? शंकु, और शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब इसकी जो शंकु की त्रिज्या है इस गोले के बराबर है, तो यहाँ आर है तो यहाँ भी लिख रहे हैं, और यहाँ एच इसकी। अब देखिए 3 से 3 खत्म हो रहा है, पाई से पाई खत्म हो जा रहा है, और आर स्क्वायर, यहाँ आर 2 बार है, यहाँ आर 3 बार है, तो 1 बार कट जाएगा ये, तो यहाँ बच गया 4r और उधर बच गया h। तो देखिए h के बगल में 1 है, r के सामने 1 आया, h के सामने 4 आया। आपसे पूछ रहा है ऊंचाई और त्रिज्या का अनुपात, तो पहले ऊंचाई फिर त्रिज्या। ऊंचाई का मान 4 है, त्रिज्या का मान 1 है, 4:1 राइट आंसर। तो बहुत ही इजी, बहुत ही सरल तरीके से आप कर सकते हैं सवाल। चलिए अगला सवाल देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 1200 रुपए लागत वाले चाय के 15 किलोग्राम के पैकेट को 1500 रुपए लागत वाले चाय के 25 किलोग्राम के पैकेट के साथ मिलाए गए मिश्रण को 75 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से बेचा गया। लाभ प्रतिशत क्या? पहले देखिए, लाभ निकालने के लिए सेलिंग प्राइस भी पता होना चाहिए, कॉस्ट प्राइस भी पता होना चाहिए। आपको सेलिंग प्राइस तो पता है इसकी 75 रुपया, लेकिन कॉस्ट प्राइस नहीं पता है, तो कॉस्ट प्राइस मिश्रण की निकाल लेते हैं। देखिए 1200 रुपए में 15 किलोग्राम आता है, तो 1200 रुपया कीमत में 15 किलोग्राम और 1500 रुपए में 25 किलोग्राम, तो टोटल कीमत हो गई 2700 रुपए, और 2700 में हम 15 किलोग्राम और 25 किलोग्राम, 25 और प्लस 15 40 किलोग्राम लेकर आ रहे हैं, यानी 2700 रुपए में हम 40 किलोग्राम लेकर आ रहे हैं, तो 1 किलोग्राम की कीमत 2700/40 होगी। ये हमारी सीपी है, ये हमारी सीपी है, ये सीपी है। अब एसपी का मान हमारे दिया हुआ है, कितना दिया हुआ? 75। कभी भी आपको लाभ हानि का मान निकालना हो, लाभ परसेंट हानि परसेंट, रेशियो निकालिए, कैलकुलेशन कीजिए ही नहीं, रेशियो निकालिए, आसान हो जाएगा। अगर मैं इसको सोल्व करता हूं तो देखिए 25 दिए 75, और ये 100 को काट लूंगा, 25 चौके 100, और 4 से ये कट जाएगा 10 बार में, और 3 से ये कट जाएगा 9 बार में, तो यहाँ 9 है, 10 उधर चला जाएगा, तो इसकी रेशियो वैल्यू इधर 9 आ जाएगी, ये 10 उधर जाएगा 10, 9 10 बना, यानी लाभ हुआ 1 का किस पर? 9 पर, और परसेंट निकालने के लिए 100 गुना करेंगे, 100 गुना करेंगे तो 1/9 इंटू 100, 11 सही 1/9% का लाभ होगा। बहुत आसान सरल सवाल, मजा आ रहा होगा आपको क्वेश्चन को करने में इस तरीके से, कोई सूत्र नहीं, कुछ नहीं, एकदम भाषा पढ़कर सवाल। कहते हैं यदि किसी वस्तु का क्रय और विक्रय का अनुपात 10:11, बताइए कितना आसान है। क्रय 10 रुपए की चीज 11 पर बिक रही है, 1 का लाभ हो रहा है 10 पर, तो 100 पर कितने का होगा? 10% का लाभ हो जाएगा, 10% का लाभ हो जाएगा। अगला सवाल, एक आदमी के पास कुछ मुर्गियां हैं और कुछ गाय हैं। यदि सिरों की संख्या और पैरों की संख्या का अनुपात 12:35 है, तो मुर्गियों की संख्या बताइए। यदि केवल सिरों की संख्या 48, देखिए उसके हेड और पैर की संख्या का अनुपात बताया गया है 12 और 35, और हेड की संख्या 12 की वैल्यू, ये अनुपात है, 12 अनुपात की वैल्यू 48 है, यानी 12 के जगह पर अगर आपने 48 रखा तो 4 गुना किया तो 35 के जगह पर 35 गुना 4 140 हो जाएगा। यानी
आपके हेड्स की संख्या 48 होगी और पैर की संख्या 140 होगी। अब सभी जानवर के एक ही हेड होते हैं, तो मैं मान लेता हूं मेरे पास x मुर्गियां हैं और y गाय हैं, तो x प्लस वाई की वैल्यू 48। जितने सिर हैं उतने ही संख्या है जानवरों की, लेकिन पैर बदल जाएगा। एक मुर्गी के 2 पैर होते हैं, 2 टांगे होती हैं, तो एक मुर्गी के 2 तो x के कितने 2x, एक गाय के 4 तो y के कितने 4y, और बराबर टोटल कितना 140। देखिए 2 से अगर मैं इसे काट लूं, अगर 2 से काट लूं तो 140 हट के 70 आ जाएगा, और यहां 2 काट लूं तो x प्लस 2y आएगा, x प्लस 2y। अब देख लीजिए आपसे क्या पूछा जा रहा है, आपसे मुर्गियों की संख्या पूछी जा रही है, यानी x का मान, मैंने x को ही मुर्गी माना था, यानी y को काटना है तो आप हर जगह 2 लिख दीजिए यहाँ, ताकि y 2y कट जाए, 48 दूना 96 आएगा। अब इसे घटा लीजिए, घटाएंगे 2y में से 2y खत्म हो जाएगा, 2x में से x जाएगा x, 96 में से 70 जाएगा 26, यानी मुर्गियों की संख्या कितनी है 26। अगर हमसे गाय की संख्या पूछी जाती तो x का मान पुट करके वो भी हम कैलकुलेट कर लेते, तो ये बहुत आसान। अगला सवाल डीआई का सवाल है। अब डीआई के सवाल में देखिए कुछ डेटा जो है वो लिखा गया है, उसका कारण क्या है, जब एग्जाम में डायग्राम बनकर आता है तो वो बहुत एक्यूरेट बन के आता है, लेकिन यहाँ जब टाइपिस्ट उनको टाइप करते हैं तो वो एक्यूरेट नहीं टाइप कर पाते हैं वो, इसलिए यहाँ डेटा लिख दिया गया, क्योंकि अगर एक्यूरेट ना हो तो सबकी वैल्यू बदल जाएगी, अगर लिखा हुआ ना हो तो वैल्यू बदल जाएगी और सवाल बदल जाएंगे, इसलिए ऊपर मान लिख दिया गया है कि किसकी कितनी वैल्यू है। अब क्या सवाल है, कहता है दिया गया है इस बार ग्राफ में अलग अलग वर्षों में एक स्कूल के साइंस और आर्ट्स के क्षेत्र के विद्यार्थियों की संख्या बताई गई। अलग अलग वर्ष में एक स्कूल के साइंस और आर्ट्स की संख्या बताई गई, जिसमें जो पहला वाला आपका डायग्राम दिखाई दे रहा है ये साइंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये काला वाला जो है ये आपके आर्ट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये वर्ष को सूचित कर रहा है, यानी ए जो होगा वो 2011 होगा, और बी जो होगा वो 2012 होगा, और ये जो होगा वो 2013, ये होगा 2014, और ये होगा 2015। ये वाली वैल्यू, ये साल दी गई है जो हमें सवाल के डेटा से पता चलेगा। ठीक है बेटा, अब आगे आइए सवाल क्या कह रहा है, कहता है किस वर्ष में कला के विद्यार्थियों की संख्या विज्ञान की तुलना में 30% से अधिक है। आप देखिए ऐसा कौन सा साल है जिस साल में कला के विद्यार्थियों की संख्या विज्ञान से 30 अधिक है। यहां पर तो देखिए जो कला है वो कम हो गई है, तो ये तो हो ही नहीं सकता, यानी 2015 हो ही नहीं सकता, इसलिए लिखा हुआ भी नहीं। यहां की बात करें 225 275 बना तो वृद्धि हुई 50 की, कहां से 225 से, तो 100 पर कितने की होगी, 25 दूना 50 और 25 नंबर 2/9, 1/9 होता है 11 सही 1/9, तो 2/9 होगा 22 सही 2/9। हमें 30% से अधिक चाहिए, इसका मतलब 2011 तो नहीं हो सकता। आगे बात करते हैं 2012 की, तो 2012 में अगर आप गौर से देखेंगे तो बेटा 2050 साइंस की है और 325 आर्ट्स की है, तो वृद्धि कितने की हुई, तो 50 और 25 75 की वृद्धि हुई, किस पर 250 पर। सोल्व करेंगे 25 दिया 75 और 25 दे है 250, अगर इसको सोल्व किया हमने 3/10 3/10 100 गुना करेंगे तो बेटा आंसर आ जाएगा 10 तिया 30%, 10 तिया 30%, यानी बी का मान 30% के पास आया है। 2013 में ये 30% के पास आ रहा, 30% के बराबर आ रहा है, पास नहीं बराबर आ रहा। अब हमें चाहिए था बड़ा, हमें 30% नहीं 30% से बड़ा चाहिए। आगे देखते हैं 2000, ये 2012 का निकाला है, सॉरी 13 का नहीं निकाला है, 2012 का निकाला, ये हो सकता है 30%। अब 2013 का निकालते हैं, 13 वृद्धि कितने की हुई 50 की, किस पर 300 पर, तो मान कितना आया 6 बार में कटेगा 1/6, 16 सही 2/3, ये नहीं हो सकता। 2014 में कितने की वृद्धि हुई, तो 20 और 25 45, कितने पर 280 पर, तो ये भी मान नहीं आ पाएगा। अगर हम 280 से काटें इसको तो बेटा ये वैल्यू भी नहीं आ पाएगी, 0 गुना करेंगे 0 0 खत्म हो जाएगा, और 450/28 ये भी 30% के बराबर नहीं आ पाएगा।
तो इसका मतलब ये है कि इसमें कोई भी डेटा ऐसा नहीं है जो 30% से बड़ा है। तो हम मजबूरी में ऐसा डेटा लेंगे, ऐसा वर्ष लेंगे जो 30% के बराबर है। और वो कौन सा वर्ष था? तो 2012 था। तो 2012 सही जवाब होगा। हालांकि बच्चे कह सकते हैं सर 30% से अधिक पूछा गया, लेकिन कोई साल ही नहीं था, तो हमें एक ही ऑप्शन चुनना होता है, तो हम एक ही चूज करेंगे, 2012। अगला सवाल कहता है 2011 और 2015 में विज्ञान के विद्यार्थियों की कुल संख्या 2012 और 15 में कला के विद्यार्थियों की कुल संख्या से अनुपात क्या? 2011 और 2015 में विज्ञान के विद्यार्थियों की संख्या निकालें। 2011 और 2015, 2015। तो देखिए विज्ञान कितना है, तो विज्ञान पहले वाला पार्ट है, यही है 11 यहाँ 225 है, 225 और 15, 11, 12, 13, 14, 15, यहां पर ये वैल्यू है 375। तो इसका जो मान आ गया, ये मान आ गया 75, 2500, 3, 2, 5, 1, 600, 600 ये आ गया। अब ये इसकी तुलना करनी है 2012 और 2015 के, किससे? तो कला आर्ट्स से, आर्ट्स से करना 2012। तो 2012 ये है, इसमें आर्ट्स की जो वैल्यू है वो है 325। 2012 में आर्ट्स 25 है, 2015 में आर्ट्स कितनी है? 325। दोनों को जोड़ेंगे तो ये 650 हो जाएगा। हमें यही अनुपात पूछा जा रहा है कि 600 का 650 से क्या अनुपात है, बताइए। 0 से 0 खत्म, 5 से कट जाएगा 12 बार में, और 5 से कटेगा 13, 12:13। कहाँ है 12:13? सी राइट आंसर हो जाएगा। सी होगा बेटा सही जवाब इस सवाल का। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 2011, 2013 और 2015 के कला के विद्यार्थियों की कुल संख्या दिए गए 5 वर्षों में विज्ञान के विद्यार्थियों की कुल संख्या से कितना परसेंट है? तो 11, 13, 15 में कला की विद्यार्थी निकालिए। 11, 13 और 15 में 2011, 13 और 15 में कला के आर्ट्स के कितने स्टूडेंट? देखिए 2011 में आर्ट्स काला वाला कितना है? 275। 13 में 11, 12, 13, 13 में काला वाला कितना? 350। और 15 लास्ट वाले में कितना है? 325। तो टोटल अगर जोड़ेंगे तो 25 इधर दे दे तो 300, 300, 600, 6, 3, 9, 950, तो ये बन जाए 950। अब इसको कहता है कि ये 5 वर्ष में विज्ञान के कुल विद्यार्थियों से कितने कम है। तो 5 वर्ष का विज्ञान का कैलकुलेट कीजिए भाई। विज्ञान है पहला वाला साइंस, तो सभी लेने हैं, यानी 225 भी लेना है, फिर 250 भी लेना है, फिर अगला 300 भी लेना है, अगली डेटा 280 भी लेना है, और अगला डेटा 375 भी लेना। अगर आप इसे जोड़ेंगे तो 5, 5, 10 बन जाएगा, बचा 1, 5, 2, 7, 7, 8, 15, 15, 7, 22, 1, 23, बचा 2, 3, 2, 5, 2, 7, 3, 10, 10, 2, 12, अब 12, 2, 14, 1430 बन जाएगा ये। तो 14, हमारा सवाल ये है कि 950 1430 से कितना परसेंट कम है? कितना परसेंट कम है? 950 1430 से कितना परसेंट कम है? इसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे? 950 1430 से कितना कम है, परसेंट निकालने के लिए रेशियो निकाल लेते हैं। अगर मैं देखूं कि ये कितना कम है, तो बेटा आंसर आ जाएगा 43, 5, 48। 48 कम है किससे? 143 से। तो 100 पर कितना कम होगा? अब देखिए कैलकुलेशन बहुत ही तगड़ा सा आ रहा है, तो हम यहाँ बचेंगे, स्मार्टली माइंड यूज करेंगे। अगर यहाँ 143 नहीं होता, 144 होता, तो 48 144 को 3 बार में काटेगा, और 100/3 की वैल्यू होती है 33.33%। तो हमारा आंसर इसी के पास आने वाला है। तो 33.33% के पास यही है, 33.6 यही सही जवाब है। तो बहुत ही आसानी से आप क्वेश्चन को बेटा सोल्व कर सकते हैं। डीआई तो मोस्ट फेवरेट पार्ट होता है, छोड़ना ही नहीं चाहिए डीआई। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किसी निर्वाचन क्षेत्र में 40% मतदाता वरिष्ठ नागरिक हैं, और वरिष्ठ मतदाताओं में से 40% निरक्षर हैं, और 25% गैर वरिष्ठ नागरिक मतदाता साक्षर हैं। तो निरक्षर गैर वरिष्ठ नागरिक मतदाताओं की तुलना में साक्षर गैर वरिष्ठ नागरिक मतदाताओं की संख्या कितने प्रतिशत कम है? देखिए क्या है सवाल, थोड़ा सा क्वेश्चन डेटा उलझाया हुआ है, तो गौर से देखिएगा।
किसी निर्वाचन क्षेत्र में 40% जो मतदाता हैं वो सीनियर सिटीजन है। अगर मैं टोटल 100 मान लेता हूं तो 40 सीनियर सिटीजन हो जाएंगे, तो 60 जो होंगे वो वरिष्ठ नहीं हो पाएंगे। ये जो वरिष्ठ नागरिक है इसमें 40% अनएडुकेटेड है, इसका 40 का 40% 16 होता है, ये अनएडुकेटेड है। तो एडुकेटेड लोग कितने हो जाएंगे? 24 सीनियर सिटीजन जो है वो एडुकेटेड लोग हैं। अब जो सीनियर सिटीजन नहीं है जिनकी वैल्यू 60 है, उनमें कहता है कि निरक्षर गैर वरिष्ठ नागरिक मतदाताओं की यहां पे सवाल पड़ रहा है 40% निरक्षर है और 25% गैर वरिष्ठ नागरिक मतदाता साक्षर है। यानी यहाँ 25, इसका 25% साक्षर है, 25% 1/4 होता है, इसका 1/60 का 1/4 15 होगा। ये साक्षर है, एडुकेटेड है। तो बाकी के जो आपके 45 लोग होंगे वो आपके अनएडुकेटेड होंगे। बस क्वेश्चन खत्म हो गया, यही डेटा फंसा रखा था। अब देखिए क्या कहता है क्वेश्चन, कहता है कि गैर वरिष्ठ, यहां से पढ़िए, निरक्षर गैर वरिष्ठ नागरिक। तो देखिए निरक्षर गैर वरिष्ठ है, इसमें निरक्षर कितने हैं? तो 45 की तुलना में साक्षर वरिष्ठ नागरिक की मतदाता क्या? वरिष्ठ नागरिक ये वाला पार्ट है, इसमें साक्षर कौन सा है? 24 है। ये कितना कम है? तो अनुपात निकाल लीजिए, 3 15 45 और 3 8 24। कितना कम है? 7 कम है। कहां से? 15 से। तो 100 पर कितना कम होगा? काटपीट करेंगे, 5 तिया 15, तो 5 से 20, 20 सत्ते 140/3। 140 में जब आप 3 से भाग देते हैं तो आंसर कितना आ जाएगा? 140 में जब आप 3 से भाग देंगे तो भैया आंसर 46 सही 2/3 ही आएगा, क्योंकि 46 तिया आपका आंसर 138, 138 + 2 140 बनेगा। तो सी राइट आंसर होगा, सी सही जवाब है इस सवाल का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन कह रहा है 80 विद्यार्थियों की कक्षा में 60% विद्यार्थी खेल में भाग लेते हैं और बाकी नहीं खेलते हैं। पहले वाले समूह का औसत वजन बाद वाले समूह की तुलना में 5% अधिक है। अगर सभी विद्यार्थियों का औसत वजन 51.5 किलोग्राम है तो पहले वाले समूह का औसत वजन क्या होगा? देखिए ये सवाल बड़ा ही प्यारा सा सवाल होता है जो बच्चे को परेशान करता है, लेकिन अब नहीं करेगा आपको ये परेशान, क्योंकि ये बहुत ही आसानी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। पहले ये जान के रखिएगा, औसत कभी भी संख्या पर नहीं, संख्या के अनुपात पर निर्भर करती है। ये कह रहा है 60% खेल में भाग लेते हैं। अगर 60% खेल में भाग लेते हैं तो 40% खेल में भाग नहीं लेते हैं, क्योंकि कोई भी टोटल चीज 100% होती है। इस 80 का कोई भी रोल नहीं है सवाल, 80 माने या ना माने कोई फर्क नहीं पड़ता। औसत संख्या पर नहीं निर्भर करता, इनके अनुपात पर निर्भर करता है। तो 20 तिया 60, 20 दूना 40, ये इनकी संख्या का अनुपात। अब औसत के बारे में क्या बताया गया? कहता है पहले वाले समूह का औसत वजन बाद वाले की तुलना में 5% अधिक है। ये इससे 5% अधिक है। भैया 5% का भिन्न मान होता है 1/20, यानी इसका अगर औसत वजन 20, क्योंकि इससे अधिक है तो नीचे वाले को ओरिजिनल नंबर मानते हैं। तुलना इससे की गई तो इसे मानिए 20 किलोग्राम, ये 20 से 1 21 किलोग्राम हो जाएगा, 21 किलोग्राम। बस खेल खत्म हो गया सवाल का। अगर 3 लोगों का 21 किलोग्राम, 2 लोगों का 20 किलोग्राम, तो पूरे समूह का कितना हो जाएगा? औसत होता है टोटल योग बटे संख्या। योग 3 लोगों का 21 तो योग हो जाएगा 21 तिया 63, 2 लोगों का 20 योग हो जाएगा 40, टोटल संख्या तो 3 2 5, 63 + 40 कितना बन जाएगा? ये 103, 63 और 40 बन जाएगा 103। 103/5 किलोग्राम ये आपका टोटल का एवरेज है। ये कहता है ये 103/5 नहीं है, ये 51 सही 1/2, 51 सही 1/2 का मतलब है 103/2, ये 103/2। तो भैया एक की वैल्यू क्या होगी? 103 103 कट जाएगा, एक की वैल्यू हो जाएगी 5, उधर जाएगा 5/2, 5/2 किलोग्राम एक की वैल्यू है। तो कहता है पहले वाले समूह का औसत वजन बताएं। तो पहले वाले समूह का औसत वजन क्या लिखा है आपने? 21। तो इस 21 में भी एक का मान 5/2, तो 21 का मान 21 × 5/2, 21 पंचे 105/2 यानी 52.5, 52.5 ऑप्शन ए है। तो ऑप्शन ए सही जवाब होगा। तो बहुत ही आसान और सरल सवाल एकदम। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। जब तक मैं पानी पीऊं आप पढ़ेंगे सवाल।
देखिए सवाल क्या कह रहा है, कहता एक बेलनाकार पोल है का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन क्रमशः 132 मीटर स्क्वायर और 528 मीटर स्क्वायर क्यूब है। आयतन स्क्वायर नहीं होगा, यहां क्यूब लिखा होगा, क्यूब है। तो उस पोल की यानी बेलन की ऊंचाई बताए। देखिए वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल जो होता है वो होता है 2 पाई आर एच बेलन का, और आयतन जो होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच, और इसकी वैल्यू 2 पाई आर एच का मान दिया हुआ 132 और आयतन की वैल्यू 528। देखिए ये जो सवाल है ये बहुत फेमस सा सवाल होता है, अक्सर आता रहता है, ध्यान रखिएगा इसको। ये काटेगा, देखिए 2-4 बार में ये इसे काट रहा है, और यहां पर आप देखेंगे तो पाई से पाई खत्म हो जाता है, ये पाई से पाई, आर से एक बार आर खत्म हो गया, एच से एच खत्म हो गया, यानी 2/r का मान है 1/4। तो भैया आर की वैल्यू 4 दूनी कितनी आ गई 8। आर का मान 8 आ चुका है। आपसे कहता है जी नहीं मुझे ऊंचाई बताएं, ऊंचाई। तो ऊंचाई निकालने के लिए आप कहीं पर भी या तो इसमें आर का मान पुट कर दीजिए या इसमें पुट कर दीजिए। अगर मैं ऊपर वाले की बात करूं 2 पाई, अगर मैं ऊपर वाले की बात करता हूं तो 2 पाई आर एच, 2 पाई, पाई का मान 22/7, तो 2 पाई का मान 44/7। आर की वैल्यू पता चल चुकी है 8, एच निकालना है, और ये 2 पाई आर एच का मान 132 है। आप भी बताइए 44 काटेगा 132 को 3 बार में, तो एच बराबर क्या होगा, 7 उधर जाएगा, 7 या 21, 8 गुना में है नीचे आ जाएगा, यानी 21/8 होगा। आप देखिए 21/8, नीचे 8 यहां भी है यहां भी है, ये बनाएगा 8 दूनी 16, 16 5 21, यानी डी राइट आंसर है, डी है सही जवाब। बड़ा ही प्यारा आसान सा डी सही जवाब। अगला सवाल, ए और बी की वर्तमान आयु 6:5 है। 4 वर्ष पूर्व यह अनुपात 5:4 था, तो अब से 12 वर्ष पूर्व यह अनुपात क्या होगा। पहले देखिए आज क्या है, प्रेजेंट में क्या है ये अनुपात, तो प्रेजेंट है 6:5, और आज से 4 साल पहले यानी पीछे जब हम 4 साल पहले जा रहे हैं तो इनका अनुपात कितना है, तो 5:4, 5:4। हमेशा ध्यान रखिएगा कि रेशियो का जब भी मान दिया हुआ हो एज में तो अंतर समान होना चाहिए। देखिए यहां भी अंतर 1 है, यहां भी अंतर 1 है, अगर समान ना हो तो उसे समान करना पड़ता है, पहले से समान है कुछ नहीं करना। आप देखिए आप कितना पीछे जा रहे हैं, तो आप 1 पीछे जा रहे हैं, वो कहता है जी नहीं 4 साल पीछे जा रहे हैं, यानी 1 यूनिट 4 साल को रिप्रेजेंट करता है। तो वो कह रहा है सवाल में 12 साल बाद जाना, यानी ये प्रेजेंट है, यहां से 12 साल आपको बाद जाना। आप बताइए 4 साल 1 यूनिट को रिप्रेजेंट करता है, तो 12 साल कितने यूनिट को रिप्रेजेंट करेगा, तो 3 यूनिट को रिप्रेजेंट करेगा। 3 जोड़िए 6 3 9 और 5 3 8, यानी 9:8 राइट आंसर है। एकदम डायरेक्ट, इससे फास्टेस्ट तरीका ही नहीं है सवाल को तोड़ने का, एज के सवाल को बहुत ही आसान बन जाता। अगला सवाल कह रहा है यदि एक शहर की जनसंख्या में पहले वर्ष 44% और दूसरे वर्ष 75% की वृद्धि होती है, तो जनसंख्या में वृद्धि का औसत दर क्या, ये पूछा जा रहा है आपसे। सबसे पहले समझिए जनसंख्या में जो वृद्धि होती है वो सक्सेसिव वृद्धि होती है। जैसे यहां लिखा हुआ 44 की वृद्धि और यहां लिखा हुआ 75% की वृद्धि, तो इसकी जो कुल वृद्धि औसत होता है टोटल बटे संख्या, तो इसका जो टोटल वृद्धि निकालेंगे तो उसके लिए सूत्र होता है x + y प्लस XY/100। ये अगर फॉर्मूला हम लोग लगाएं, यानी इन दोनों का सम और इन दोनों का प्रोडक्ट अपॉन 100, इन दोनों का सम करेंगे तो 5 4 9 7 4 11, दोनों का प्रोडक्ट करेंगे, गुना मत कीजिए क्योंकि कट जाएगा, अपॉन 100, तो ये कट जाएगा 25 तिया 75, 25 चौके 100, 4 से कटेगा 11, तो 11 तिया 33, अगर 33 जोड़ेंगे तो 9 3 12 और 11 3 14 1 15, यानी 152% की टोटल वृद्धि हो रही है। अगर हम यहां बात करें तो वो कहता एवरेज वृद्धि क्या, औसत वृद्धि क्या, औसत होता है टोटल अपॉन संख्या, 2 साल था 2 से डिवाइड करेंगे 76, 76% राइट आंसर हो जाएगा। ये अच्छा सवाल था। बच्चे कुछ कंफ्यूज हो जाते हैं, जो सक्सेसिव अगर वो नहीं समझेंगे तो उन्हें लगता है इन दोनों का सम करके 2 से डिवाइड कर दीजिए, उससे गलत उत्तर आ जाएगा, क्योंकि जनसंख्या वृद्धि सक्सेसिव होती है तो सक्सेसिव से ही टोटल निकालना पड़ेगा।
आइए आज का आखिरी सवाल देखते हैं कि आखिरी सवाल क्या है। लास्ट क्वेश्चन 25वां सवाल। दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में है, तो दो संख्या बेटा 3:4 के अनुपात में, 3:4, उनका महत्तम समापवर्तक तथा लघुत्तम समापवर्तक का गुणनफल दिया हुआ। देखिए अगर संख्या 3:4 है तो ये संख्या एक्चुअल में क्या है, ये संख्या 3x है और 4x है, क्योंकि जब हम अनुपात लिखते हैं तो कुछ ना कुछ कटकर आ जाता है, और जो कटकर निकल कर आता है ना उसे ही महत्तम समापवर्तक कहते हैं। यानी ये जो x है ना यही आपका HCF है, ये जो x है यही आपका HCF। अब सवाल में कहता है उनका महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक का गुणनफल। दूसरा बात आप ऐसे भी सोच सकते हैं, गुणनफल दिया हुआ तो ये रिजल्ट भी लगा सकते हैं आप ये रिजल्ट भी लगा सकते हैं, आपको यहां ये करने की जरूरत भी नहीं है। इन्होंने गुणनफल दिया है तो आप ये जरूर जानते होंगे कि LCM इंटू HCF बराबर दो संख्याओं का गुणनफल होता है। बेटा ये अगर मैं बात कर लूं, LCM HCF का गुणनफल है 2028 और दोनों ही संख्या हमें पता है 3x और 4x, तो दोनों का गुणनफल कितना हो जाएगा 12x²। देखिए 12 से ये कट जाएगा, 12 एकम 12, 8 82, 12 छके 72, 10, 108, 12 नमा 108, x² 169 है तो x का मान 13 हो जाएगा। देखिए x का मान 13 है तो उसने संख्या का योगफल पूछा है यानी 7x पूछा है, तो 7 इंटू 13 आंसर क्या हो जाएगा 91। 91 राइट आंसर होगा, 91 सही जवाब है। इस सवाल को आप ऐसे भी सोच सकते थे, चूंकि इसने योगफल, पूरा सवाल बनाने की जरूरत भी नहीं थी, चूंकि इसने योगफल पूछा है तो योगफल 7 का गुणज आएगा और 7 का गुणज ऑप्शन में एक ही ऑप्शन है 91, तो वहां से भी टिक कर सकते हैं। आइए दोस्तों आज के सेशन को, शानदार सेशन को एंड करते हैं। आशा है कि आप जब इस वीडियो को देख रहे होंगे तो आपको बहुत ही मजा आएगा और ये बहुत ही यूजफुल होगा। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगे तो आप इसे लाइक भी करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। ठीक है, मिलेंगे हम लोग अगले भाग के साथ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।